गुड इवनिंग। हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो यूरोपियन पेनिट्रेशन इन इंडिया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो इंडिया में शक्तियां आनी स्टार्ट हुई, पहला आया पोर्तुगीज, फिर आए इंग्लैंड, फिर आए डच, फिर आए फ्रांसीसी। 1498 में ये आ गए थे। इंग्लैंड को चार्टर 1600 में मिला था, डच को 1602 में मिला, इनको 1664 में। तो जो एक ये लेट आया और इनका जो इनिशियल अटेम्प्ट था इनके आने का, फॉइल्ड बाय डच। तो जो शुरुआती दौर में फ्रांसीसी आए भी, इनके प्रयासों को डच ने समाप्त करने की कोशिश किया। क्या था? डच हैज मोनोपोली ओवर द ईस्ट कोस्ट। डच के पास ईस्ट कोस्ट में मोनोपोली हुआ करती थी। अब ये जो सबसे एबल मिनिस्टर थे, रिशेल्यू, जो फ्रांस के बड़े एबल मिनिस्टर थे रिशेल्यू, इन्होंने रियलाइज किया ट्रेड कि ओवरसीज ट्रेड का इंपॉर्टेंस इनको समझ में आया। कि रियलाइज द ओवरसीज ट्रेड की जो ट्रेड है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट। इन्होंने इनके गाइडेंस में 1642 में 1642 में इनके गाइडेंस में मेडागास्कर और आसपास के जो आइसलैंड थे, नेबरिंग आइलैंड, वहां पर उन्होंने परमिशन दिया, ग्रांटेड परमिशन टू सेल। कि इन इलाकों में सेल करने की परमिशन ग्रांट कर दी। लेकिन इसके पहले ही जो मिशनरीज थे, इन्होंने वाया एशिया माइनर लैंड रूट इंडिया का ढूंढ दिया था। जो मिशनरीज हुआ करते थे, जो फ्रेंच मिशनरीज थे, उन्होंने ट्रेवल किया था, दे ट्रेवल इन दिस एरिया, और उन्होंने एक लैंड रूट ढूंढ लिया था इंडिया का थ्रू एशिया माइनर। लुई 14 के मिनिस्टर थे कोलबर्ट। लुई 14 के मिनिस्टर थे कोलबर्ट। ही वांटेड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उनका डिजायर था कि कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए। तो 1670 में 1670 इसको याद रखिएगा आप। 1617 में फ्रैंकोइस तारण फ्रैंकोइस कैरन 1670 में फ्रैंकोइस कैरन के अंडर में एक एक्सपेडिशन गया, और यह एक्सपेडिशन सूरत में आता है टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री। तो पहला सवाल क्या हो गया इंटरेस्टिंग सा, कि सूरत में फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट किसने किया? फ्रैंकोइस कैरन। तो 1664 में आदेश मिलता है, गॉट द परमिशन टू कम टू द इंडिया, और 1670 में एक्सपेडिशन भेजा जाता है अंडर फ्रैंकोइस कैरन, और वो स्टैब्लिश करता है एक फैक्ट्री इन सूरत। 1669 में मरकारा। 60 क्रोनोलॉजी आप लिखिएगा, हम अभी क्रोनोलॉजी आपकी ठीक ठीक करेंगे। 1669 में मरकारा ने फाउंड किया दूसरी फैक्ट्री, मरकारा ने, ये देखिए आसानी से चीज मिलती नहीं है।
मरकारा ने फाउंड किया दूसरी फैक्ट्री कहां पे? मसूलीपट्टनम। तो आपको दो दो क्वेश्चन अच्छे मिल गए। क्या मिल गए? कि सूरत में किसने फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, और सूरत में किसने की, और मसूलीपट्टनम में किसने की। सूरत में किसने की बताइए? फ्रैंकोइस कैरन। और मसूलीपट्टनम में किसने की? मरकारा। तो 1667 एंड 1669। तो फ्रांस, जैसे अंग्रेजों का पहला सेटलमेंट सूरत हुआ, like the same way the Francisi has the settlement in the Surat. 1673 तीसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन, फ्रैंकोइस मार्टिन 1673 फ्रैंकोइस मार्टिन, इन्होंने क्या किया? जो कि डायरेक्टर थे, ये क्या थे? डायरेक्टर थे मसूलीपट्टनम के। डायरेक्टर मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम फैक्ट्री। 1673 फ्रैंकोइस मार्टिन डायरेक्टर थे मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के। इन्होंने शेर खान लोदी, शेर शेर खान लोदी, शेर खान लोदी एक गवर्नर थे। कहां के थे? गवर्नर थे वली कोंडीपुरम, वली कोंडपुरम, वली कोंडपुरम, वली कोंडपुरम। ये वली कोंडपुरम के गवर्नर थे। 1673 में फ्रैंकोइस मार्टिन, जो डायरेक्टर थे मसूलीपट्टनम फैक्ट्री के, उन्होंने शेर खान लोदी जो गवर्नर थे वाइकोकुंडम से, उनसे ऑब्टेन किया ए साइट फॉर फैक्ट्री। उसको क्या किया? ए साइट फॉर फैक्ट्री। और यहां से पौंडीचेरी का बनना शुरू हुआ। पौंडीचेरी बिगने। सूरत, मसूलीपट्टनम, पांडिचेरी, पौंडीचेरी। 16, 67, 69, 73, 69, 67, 69, 73। सूरत में कौन था बोलिए? फ्रैंकोइस कैरन, फ्रैंकोइस कैरन। मसूलीपट्टनम में कौन था? लिखिए, आप लिखिए, मरकारा। पौंडीचेरी में कौन था बोलिए? लिखिए ना, फ्रैंकोइस मार्टिन, अभी मैंने बताया है, फ्रैंकोइस मार्टिन। अब यही आपके क्वेश्चन पेपर में अगर आ जाए और ये कहा जाए कि आप इसको मैच करिए। अब इनको नाम को
सफल कर दिया जाए, तो शायद सवाल आसान नहीं होगा। अब एक चीज और आते हैं कि पौंडीचेरी के लिए किससे आदेश या फरमान लिया गया? गवर्नर ऑफ वलीकोंडपुरम, गवर्नर ऑफ वलीकोंडपुरम, गवर्नर ऑफ वलीकोंडपुरम, गवर्नर ऑफ वलीकोंडपुरम से किससे लिया? गवर्नर ऑफ वलीकोंडपुरम। और यहां से पौंडीचेरी की बिगनिंग स्टार्ट होती है। चंद्रपुर बंगाल, चंद्रपुर बंगाल, शाइस्ता खान, शाइस्ता खान से, शाइस्ता खान से इन्होंने परमिशन लिया, जो बंगाल के गवर्नर थे, उनसे ग्रांट किया है साइट 1690 में। अगला सवाल देखिए, क्रोनोलॉजी। अगला सवाल आप कर सकते हैं क्रोनोलॉजी से। अब इसको अब इसी फैक्ट को क्वेश्चन में लाइए आप। एक क्वेश्चन क्या हो सकता है कि सूरत, मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी और चंद्रपुर में कौन पहले बना, कौन बाद बना? दूसरा सवाल, चंद्रपुर की जो उनकी फैक्ट्री बनी उसको परमिशन किसने दिया? मुगल एम्परर और गवर्नर ऑफ बंगाल शाइस्ता खान। चौथा, किसने इसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया? अब 1672 टू 1713, 1672 टू 1713, फ्रांस और हॉलैंड, फ्रांस और हॉलैंड यूरोप में युद्ध कर रहे थे। और जो फ्रांस की नेवी थी, फ्रांस नेवी was busy in यूरोपियन सी। क्योंकि फ्रांस का और हॉलैंड का 1672 से 1730 तक युद्ध चल रहा था, तो जो फ्रांस की नेवी थी बिजी थी यूरोपियन वाटर में। इसलिए इसलिए फ्रांस जो है, फ्रांस एज ए नेशन कांट हेल्प इन इंडिया। एक सवाल और हो गया कि फ्रांसीसी के साथ क्या है? यह अकेला ऐसा सेटलमेंट है जिसमें फॉरेन इशू सबसे ज्यादा है। तो जो फ्रांस जो जो फ्रेंच थे, वो इंडिया के सेटलमेंट में मदद नहीं कर सके। और इससे क्या हुआ? पौंडीचेरी कैप्चर्ड बाय द डच, पौंडीचेरी कैप्चर्ड बाय डच। पौंडीचेरी को डच ने कैप्चर कर लिया, और यहां डच ने फोर्टिफिकेशन किया। डच स्ट्रेंथन द फोर्टिफिकेशन। यहां पर अपने इस दुर्ग का उन्होंने मजबूत कर लिया, इसकी किलाबंदी कर दी। बाद में युद्ध खत्म हुआ राइसिक की ट्रीटी के साथ 1697 में। 1697 में एक ट्रीटी हुई फ्रांस और हॉलैंड के बीच, ट्रीटी ऑफ राइसविक, ट्रीटी ऑफ राइसविक। जब हम लोग कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसके बारे में। ट्रीटी ऑफ राइसविक हुई 1697 में, और इसके द्वारा पौंडीचेरी फ्रेंच को वापस कर दिया गया। डच रिटर्न पौंडीचेरी
टू फ्रेंच, फ्रांसीसियों को वापस। अब ट्रीटी ऑफ रायसीविक क्या थी? ये एक सीरीज ऑफ ट्रीटी हुई थी जो साइन की गई थी रायसीविक शहर में 1697 में, और इसने फ्रांस का जो 9 इयर्स का वॉर था, ये ट्रीटी क्या था, 9 इयर्स के वॉर को एंड किया था। यूरोप में 9 इयर्स का वॉर एंड हुआ। ये वॉर था, फ्रांस था एक तरफ फ्रांस था, दूसरी तरफ थे होली रोमन एम्पायर के ग्रैंड अलायंस। दो लोगों के भी संघर्ष था। जो रिपब्लिक ऑफ होली रोमन एम्पायर था, जो रिपब्लिक ऑफ होली रोमन एम्पायर था ये, और फ्रांस भी था। और जब ये 9 वर्ष का युद्ध खत्म हुआ, देन जो पौंडीचेरी था, इट वाज रिटर्न टू द फ्रेंच बाय द डच। 1701, अब जब इनके पास वापस आ गया पौंडीचेरी इन 1701, अब ये पूरी क्रोनोलॉजी है। इन 1701 पौंडीचेरी को हेडक्वार्टर बनाया गया फ्रेंच का, और इन द ईस्ट पौंडीचेरी was made headquarter of France to east। ईस्ट का पौंडीचेरी फ्रांस का हेडक्वार्टर बनाया गया, और मार्टिन को अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल। मार्टिन was appointed, Martin was appointed डायरेक्टर जनरल। तो 1701 में पौंडीचेरी को बना दिया गया headquarter of all position of French in the east, and Martin was appointed Director General of French affairs in India। और पौंडीचेरी को फोर्टिफाई किया था। पांडिचेरी वाज फोर्टिफाई, पांडिचेरी का फोर्टिफिकेशन किया गया। अब कंपनी के पोजीशन को, अब पौंडीचेरी के फोर्टिफिकेशन ने, जो कंपनी का एक एस्टेब्लिशमेंट था चंद्रपुर, बंगाल में था, कलकत्ता के पास था चंद्रपुर, इसको भी स्ट्रेंथन करने में मदद किया। पौंडीचेरी हैज आल्सो हेल्प टू स्ट्रेंथन द कंपनीज एस्टेब्लिशमेंट एट चंद्रनगर में जो एस्टेब्लिशमेंट था। पौंडीचेरी फ्लोरिश किया, आगे बढ़ा, लेकिन फ्रेंच के साथ दिक्कत क्या थी? ये सारे सेंटर पे काम नहीं करते थे। पौंडीचेरी फ्लोरिश, बट सूरत, मसूलीपट्टनम, देखिए ये भी सवाल बन गया। सवाल क्यों बन गया? ये डिकेड, उनमें क्षरण होने लगा। सवाल क्यों बन गया? सवाल इसलिए बन गया कि यह दिखाता है कि कैसे ब्रिटिशर्स आगे बढ़े। वाई ब्रिटिशर्स आर एबल टू कंट्रोल अदर नेशंस नॉट एबल टू कंट्रोल। द रीजन भी कि इतनी फोर्स साइट इनके पास नहीं थी जितनी इंग्लैंड के पास थी। इन्होंने पौंडीचेरी को तो आगे बढ़ाया, लेकिन अदर सेंटर्स थे वो डिके कर गए। सूरत को अबेंडन कर दिया गया। सूरत क्या है? सूरत तो अबेंडन हो गया, जबकि सूरत बहुत इंपॉर्टेंट था। ट्रेड, कॉमर्स, पोर्ट, एवरीथिंग, सूरत बहुत इंपॉर्टेंट था। 1676 में चंद्रनगर मिलता है, जो कलकत्ता में है, और एक मुगल कहते फरमान के द्वारा 1688 मिलता है ग्रांड
ग्रांट्स मिलता है, फ्रॉम द ग्रांट ऑफ मुगल एम्पर से चंद्रनगर 1676 मिला। 1676 में इन्होंने चंद्रनगर को ऑक्युपाई किया। चंद्रनगर ऑक्युपाई और 1688 बाय ए ग्रांट ऑफ मुगल एम्पर ceded to them। 1676 में 1676 में चंद्रनगर को ऑक्युपाई किया इन्होंने, लेकिन 1688 में मुगल एम्परर के फरमान के द्वारा यह उनको उनमें सीट कर गया, उनमें मिल गया। लेकिन ये स्मॉल ट्रेडिंग स्टेशन था, यह एक स्मॉल ट्रेडिंग स्टेशन था अंटिल डुप्ले ज्वाइन। ये चंद्रनगर एक बहुत स्मॉल ट्रेडिंग स्टेशन था जब तक डुप्ले ज्वाइन नहीं किया, आया नहीं एज चीफ ऑफ चंद्रनगर इन 1731। चीफ ऑफ चंद्रनगर, ये स्मॉल ट्रेनिंग। देखिए इसमें इंफॉर्मेशन क्या हो गई, इंफॉर्मेशन ए, इंफॉर्मेशन बी, इंफॉर्मेशन सी, इंफॉर्मेशन डी। देखिए इसको, सवाल देखिए, चंद्रनगर के बारे में क्या क्या सच है। What are true for the Chandranagar? Option A, Chandranagar occupied by the French in 1676. Option B, Chandranagar is occupied by the England in 1676. Option C, by a grant of Mughal Emperor, Chandranagar ceded to the French. Option D, by the grant of a Mughal Emperor, Chandranagar ceded to the England. अब चंद्रनगर फ्रांस के पास था या इंग्लैंड के पास था, अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है तो सवाल सही नहीं होगा। तो योर इंफॉर्मेशन नीड टू बी स्टार्टेड दैट वेदर चंद्रनगर वाज विद द इंग्लैंड और चंद्रनगर वाज विद द फ्रांस। you have the information चंद्रनगर वाज विद द फ्रांस। नाउ कम ऑन द सेकंड पार्ट। चंद्रनगर फ्रांस के पास था तो चंद्रनगर ऑक्युपाई हुआ 1676 में। चंद्रनगर सीड किया। अगर आप चंद्रनगर की हिस्ट्री देखिए, मैंने पिछले बताया कि चंद्रनगर कैसे आया। चंद्रनगर जो बना है वह कंपनी की, वह आया मुगल एम्पायर के द्वारा। मुगल एम्पायर के एक फर्म के ग्रांट से यह सीड किया और यह एक स्मॉल ट्रेडिंग स्टेशन था जब तक डुप्ले ने एज ए चीफ ऑफ चंद्रनगर ज्वाइन नहीं किया। आई थिंक इट्स फाइन। एनी प्रॉब्लम? अब चंद्रनगर के साथ एक चीज और देखिए, 1690 और देखिए आप, 1690 में शाइस्ता खान 1690 में शाइस्ता खान ने यह साइट ग्रांट की थी। अब इसको और इसको देखिए, टू इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन यू हैव कि 1688 में यह मुगल एम्परर ने सीट कर दिया और 1690 में यह ग्रांट कर दिया। 1676 में चंद्रनगर ऑक्युपाई हुआ। तो तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है।
जब ये कर दिया इन्होंने, ये मुगल एम्परर ने ग्रांट दिया सीट करने के लिए, और शाइस्ता खान ने इस साइड दी थी। तो फाउंडेशन क्या हुआ? इट इज द फाउंडेशन। ये आदेश आया, इस आदेश को ये कंप्लाई हुआ। क्लियर हुआ? ये फाउंडेशन टाइम है, 1690 फाउंडेशन टाइम। मुगल एम्परर ने ये कहा, शाइस्ता खान ने इसको इंप्लीमेंट कराया। उसके बाद इन्होंने बालासोर और कासिम बाजार, बालासोर और कासिम बाजार में इन्होंने स्मॉल फैक्ट्री बनाई। अब देखिए, सूरत, मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, कलकत्ता, चंद्रनगर। यहां पर इंग्लैंड भी थे, फ्रेंच भी थे। इंग्लैंड भी था, फ्रेंच भी था। इंग्लैंड भी था, फ्रेंच भी था। इंग्लैंड भी था, फ्रेंच भी था। ओनली फ्रेंच, ओनली इंग्लैंड, ओनली फ्रेंच। उससे क्लियर हुआ व्हाट आई वांट टू टेल? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बोले, सवाल क्या हुआ? व्हाट इज द क्वेश्चन? बताएं। जस्ट ट्राई टू सी द क्वेश्चन। सवाल क्या हुआ? एट विच प्लेसेस both England and French has settlements? A. बालासोर, कासिम बाजार, सूरत, मसूलीपट्टनम। B. बालासोर, कासिम बाजार, सूरत, चंद्रनगर। C. बालासोर, कलकत्ता, चंद्रनगर, कासिम बाजार। D. बालासोर, सूरत, कलकत्ता, चंद्रनगर। कौन सा आंसर सही होगा? सी। आप ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन बनेगा, पौंडीचेरी चूंकि बहुत फेमस है कि वह फ्रेंच के साथ ही रहा है, और पौंडीचेरी में इंग्लिश सेटलमेंट नहीं था, तो इन ऑल सर्कमस्टांसेस पौंडीचेरी विल नॉट बी इन द ऑप्शन।
तो सवाल क्या, अब ऐसे ही सवाल बनाइए, यू प्रिपेयर ए लिस्ट, नेम, मैं बाद में बना भी दूंगा, ऑफ सेटलमेंट। यहां पोर्चुगीज, डच, इंग्लैंड, फ्रांस, मान लो एक का नाम लिखिए, फिर एक टिक मारिए, टिक 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 टिक। समझ आया? हाउ यू मेक द नोट्स। एक ग्लैंस है, अगर आप पिछले 15-20 साल का पेपर देखिए, इस तरह के सवाल हमेशा आते हैं कि कहां पर डच सेटलमेंट था, कहां पर डच सेटलमेंट नहीं था, कहां पर इंग्लैंड का सेटलमेंट था, कहां पर इंग्लैंड सेटलमेंट नहीं था, कहां पर फ्रेंच सेटलमेंट था और कहां पर फ्रेंच सेटलमेंट नहीं था। तो यू हैव प्रिपेयर ए कंप्लीट लिस्ट, और याद होनी चाहिए आपको। जो चीज आप एग्जामिनेशन हॉल में कैरी नहीं कर सकते, देयर इज नो पॉइंट टू स्टडी। आई विल टेक वन सेशन हाउ टू मेक नोट्स, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब देखिए 4 कंपनीज आई, पोर्चुगीज, इंग्लैंड, डच, फ्रांस। ये चारों कंपनियां क्यों आई और क्या पर्पस था, क्यों आई? पहली बात क्या थी? अट्रैक्शन ऑफ स्पाइस एंड टेक्सटाइल। और चारों कंपनियां जीती क्यों इंडिया में? नेवल सुप्रीमेसी। द टू फैक्टर्स, अभी भी सवाल हो गया, अगेन क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन फॉर पुर्तगाल, इंग्लैंड, डच एंड फ्रांस? अट्रैक्शन ऑफ स्पाइस एंड टेक्सटाइल। सबके पास स्पाइस और टेक्सटाइल का अट्रैक्शन था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, they are able to win over in India. The one of the most important reason, the naval supremacy. When we study the Mughal Empire, then I will demonstrate you how Mughals have neglected the naval army. नेवी के बारे में मुगल ने बहुत निग्लेक्ट किया। वन ऑफ द रीजन व्हाई यूरोपियन फोर्सेस एबल टू पेनिट्रेट इन इंडिया, दैट इन नेवी दे आर वेरी कमांडेड। इफ यू सी माय अर्लियर लेक्चर, वहां मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे पुर्तगीज ने अपनी नाव को सुधारा, जो इन्वेंशंस हुए, जो नए नए खोज हुए, जो उन्होंने साइंटिफिक इन्वेंशन किया, हाउ दे आर एबल टू कैप्चर वर्ल्ड। उन्होंने इन्वेंट किया, नाव को सुधारा, नाव में गन को रखा, नाव में बारूद को रखा, तोप को लगाया, then they are able to have a bomb from the sea itself. They damage to the Indian rulers by the sea itself. तो ये दो चीज इन चारों के साथ कॉमन है। अब इसी को ऑप्शन ए का दो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अब क्या करो, ए ट्रू फॉर पुर्तगाल, बी ट्रू फॉर द इंग्लैंड, both and B true for the England. A true for the Dutch, not true for the B. For F, for France, A and B both true. आप इसी तरह 4 ऑप्शन बना दो, उसके बाद फिर क्या करो, मतलब तो ऑप्शन क्या करो, देखो ऑप्शन ए ट्रू फॉर पुर्तगाल, ट्रू फॉर फ्रांस। ऑप्शन बी ट्रू फॉर पुर्तगाल, फॉल्स फॉर फ्रांस। ऑप्शन सी ट्रू फॉर डच, false for England. Option D, true for England and true for Portugal. अब आंसर दो, क्या सवाल आएगा? A. A, B is right. B. B, C is right. D. Only D. D. Only A. तो यूपीएससी क्या करती है, वो आपके माइंड की को चेक करती है।
कि हाउ फास्ट योर माइंड कैन वर्क, क्या करते हैं सवाल को लंबा कर देते हैं। ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन लंबा हो गया। ये क्वेश्चन कब सही होगा, व्हेन यू हैव ए लॉट क्लैरिटी इन माइंड। अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं है तो ये सवाल सही होने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। अब पुर्तगाल फेल कब हुआ, पुर्तगाल वाई अनपॉपुलर, हमने पुर्तगाल को पढ़ाया था कि पुर्तगाल क्यों फेल हुआ, इनके डिक्लाइन के रीजन क्या थे। वन ऑफ द मेन रीजन था अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर देखिएगा, मैंने डिटेल में पढ़ाया था वाई पुर्तगाल फ्योर, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस। इनकी ट्रेड प्रैक्टिस पूरी तरह से अनएथिकल थी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनकी नेवल सुप्रीमेसी टू चैलेंज होने लग गई। इनिशियली नेवल सुप्रीमेसी वाज ओनली विद द पुर्तगाल, but it was challenged by England and Dutch. The two important reason कि पुर्तगाल अनपॉपुलर हो गए थे, और पुर्तगाल, दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि जो पुर्तगाल की मोनोपोली थी कैसे हुआ फिनिश हो गई। अब पुर्तगाल का इंटरेस्ट क्या था, पुर्तगाल वाज मेनली इंटरेस्टेड इन स्पाइस एंड पेपर। अगला जो मैं लाइन लिखूंगा वो किसी एग्जाम में आ चुका है। डच का बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि डच ने इंडियन टेक्सटाइल और अदर, जो यूरोप का मार्केट था, डच यूरोप मार्केट, इंट्रोड्यूस्ड इंडियन प्रोडक्ट्स, मेनली टेक्सटाइल। जो इंडिया का टेक्सटाइल और अदर प्रोडक्ट्स थे, यूरोपियन मार्केट में डच ने इंपोर्ट किया। अब डच ने अपनी फैक्ट्री कोरोमंडल को, अगला सवाल, डच ने अपनी फैक्ट्रीज को कोरोमंडल कोस्ट पर ही क्यों किया, वाई, why Dutch had established their factory at the Coromandel coast? The reason being textile trade. Textile trade was one of the main reasons. और जो कोरोमंडल कोस्ट था, वीविंग एंड प्रिंटिंग, ये को वीविंग एंड प्रिंटिंग, जो कोरोमंडल कोस्ट था वह छपाई और बुनाई, वीविंग एंड प्रिंटिंग, जो फाइन शिंड्स थे, फाइन, इसमें इनकी मास्टरी थी। जो आप और आसान, जो फाइन, आप इसको और आसान कर सकते, फाइन वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, फाइन वेराइटी ऑफ क्लोथ्स, फाइन वेराइटी ऑफ क्लोथ्स में इनकी मास्टरी थी। इसलिए जो कोरोमंडल कोस्ट था वहां पर जाके वह अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर रहे थे। अब डच ने डिसलॉज किया पुर्तगाल को। ठीक है, डच का दो रोल है, डच ने डिसलॉज किया पुर्तगाल को, और डच ने अपोज किया फ्रांस को। जब इनिशियल सेटलमेंट था फ्रांस का, डच ने अपोज किया, तो डच ने डिसलॉज किया पुर्तगाल को, और जब इनको डिसलॉज किया, इनके सारे पोजीशन ने। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पुर्तगाल का पोजीशन कौन ले गया, डच ने डिसलॉज किया पुर्तगाल को, उनके सारे पोजीशन, तो उसमें क्या क्या थे, मैरीन पोजीशन एज वेल एज लैंड।
मैरीन एंड लैंड बोथ पोजीशन दे हैव टेकन ओवर, और उन्होंने मलक्का को जीता और गोवा को बिसीज किया। मलक्का को जीता और गोवा को बिसीज किया। अब यूरोपियन ट्रेड का इंपैक्ट क्या हुआ? इंपैक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हर चीज का इंपैक्ट और कंटिन्यूटी, दो चीज आप जरूर याद करिए। जो यूरोपियन ट्रेड हुआ, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? पहला आता है डायरेक्ट ट्रेड विथ इंडिया। डायरेक्ट ट्रेड विथ इंडिया resulted in competition। जो इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड हुआ, इससे क्या हुआ? एक कंपटीशन आया, और इसने लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड, इससे क्या हुआ? जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड, जो पहले इंडिया के पास हुआ करता था, कैप्चर्ड बाय देम। एक जो कॉमर्शियल कंपटीशन हुआ, जब जब यूरोपियंस आए, तो इन्होंने क्या किया? एक इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन दिया डायरेक्ट ट्रेड विद इंडिया का। उस इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन का फर्क क्या आया? इट रिजल्टेड इनटू कॉमर्शियल कंपटीशन। और ये जो लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड जो पहले इंडिया के पास हुआ करता था, वह उनके पास चला गया, कैप्चर कर गया। दूसरा क्या किया? मस्टर सिस्टम। दे इंट्रोड्यूस द मस्टर सिस्टम, ये बड़ा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था। मस्टर सिस्टम जो था, जो स्टैंडर्डाइजेशन बात करता था, उसको उन्होंने दिया, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो थी। जैसे एम्प्लॉयमेंट आया और इनिशियल दौर में प्रॉस्पेरिटी दिया। जब शुरू में ट्रेड हो रहा था, तो इंग्लैंड वाज जस्ट ए ट्रेडर, वो भारत की चीजों को खरीदते थे और ब्रिटेन भेजते थे। ऑल यूरोपियंस वाज डूइंग दिस, दे परचेज आइटम्स फ्रॉम इंडिया एंड सेल टू द यूरोप मार्केट। उससे क्या होता था? बदले हमको सोने चांदी मिलते थे। दैट इज द रीजन व्हाई इंडियन रूलर्स हैज परमिटेड द यूरोपियन ट्रेड। वो एक्सप्लॉइटेशन तो बाद में हुआ। तो पहला क्या हुआ? नंबर वन, डायरेक्ट ट्रेड विद इंडियन रिजल्ट इन कंपटीशन, और लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ट्रेड पहले इंडियन पास होता था, वो उन्होंने कब्जा किया। दूसरा, मस्टर सिस्टम आया और स्टैंडर्डाइजेशन हुआ। तीसरा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लोरिश की और रोजगार आया। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल, as we told you in the starting, that French late in 1600, England 1602, Dutch 1664, France 1498, Portuguese। फ्रांस लेट आए। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्बिशन था टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का, अब क्या है, जब ये लेट आए तो इनको क्या था? पहले से स्थापित सत्ता से संघर्ष करना था। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक एम था, उसको औरंगजेब ने फ्रस्ट्रेट किया। अगर आप देखिए मेरा पिछला लेक्चर, आई हैव एक्सप्लेन्ड द मुगल एंड इंग्लैंड इन डिटेल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एम्बिशन था, किसका था? टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट।
इसको किसने फ्रस्ट्रेट किया? औरंगजेब। औरंगजेब ने इसको फ्रस्ट्रेट कर दिया। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, मुगल एम्पायर में क्या होता था? वॉर ऑफ सक्सेशन होता ही होता था। 1739 में नादिर शाह का इन्वेजन हो गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ, और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो साउथ इंडिया था वह सेंट्रल अथॉरिटी से अलग हो गया। जो मुगलों की एक अथॉरिटी थी साउथ इंडिया पे, दक्कन पे, वो हट गई। इन तीन कारणों से इंग्लैंड एम्बिशन रिवाइव, इंग्लैंड का एम्बिशन था टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट का, वह रिवाइव कर गया, वह वापस आ गया। अब अगर इन घटनाओं के बाद देखें और इंडिया को नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में देखें, तो वेस्ट में प्रॉब्लम क्या थी? मराठा पावरफुल थे। ईस्ट में क्या था? अली वर्दी खान बंगाल में बड़ा पावरफुल था। तो वेस्ट में मराठे बड़े पावरफुल थे, इसलिए वेस्टर्न इंडिया में स्कोप कम था। ईस्टर्न इंडिया में अली वर्दी खान था। साउथ फेवरेबल था। वाई फेवरेबल? बिकॉज लॉस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। औरंगजेब की जो मुगल की केंद्रीय सत्ता थी, मुगल की केंद्रीय सत्ता की अथॉरिटी खत्म हो गई थी औरंगजेब के डेथ के बाद। और 1748 में आसफ की मृत्यु के बाद जो दक्कन, जो हैदराबाद के नवाब थे, निजामुल मुल्क आसफ जा, निजाम उल मुल्क आसफ जा, इनकी डेथ हो गई थी। इनके डेथ से क्या होता था? वहां पर उत्तराधिकार का संघर्ष हो गया। अब इस समय साउथ में क्या होता था? जो मराठे थे वो चौथ को कलेक्ट करने के लिए साउथ इंडिया में लगातार, अब मराठे क्या करते थे? मराठे मराठे फॉर चौथ, जो चौथ करते थे वो साउथ में अटैक करते थे, खासकर कर्नाटक और हैदराबाद के क्षेत्रों पे। उससे क्या होता था? यहां पर पॉलिटिकल सिचुएशन अनसेटल्ड हो गई। पॉलिटिकल सिचुएशन अनसेटल्ड, जो राजनीतिक स्थिति थी, इंग्लिश हिंदी वालों किसी को होता ना, आई एम ट्राइंग टू हेल्प बोथ, उससे उससे जो राजनीतिक स्थितियां थी वह अनसेटल्ड हो गई। और जो कर्नाटक था, वह जो कर्नाटक एरिया था, कर्नाटक एरिया, वहां पे क्या हुआ? वॉर ऑफ सक्सेशन, वॉर ऑफ सक्सेशन हैज बीन स्टार्टेड इन कर्नाटक एरिया। इन कंडीशंस ने गिवन चांस टू इंग्लैंड फॉर टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट। अब आपका सवाल क्या हो गया? एक्सप्लेन द सिचुएशन। अगर इसको आप मेंस की तरह देखें, हालांकि आईएएस में इस तरह के सवाल कम आते हैं, पीसीएस में ज्यादा आते हैं, लेकिन इस सवाल को आप, ये सवाल आपके दिमाग में रहेगा। तो जो मुगलों का, जो इंग्लैंड का कैप्चर हुआ इंडिया पे, और जो कैप्चर टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट की ओर बढ़ा,
टू एक्सप्लेन दैट विल हेल्प। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। A707 ये आपका हो गया। नोट्स बनाओ। D739 शाह अब्दाली। नोट्स आपका छोटा होना चाहिए। सी वेस्टर्न इंडिया मराठा पावरफुल। डी ईस्ट इंडिया अली वर्दी खां पावरफुल। ई मराठे मराठास used to attack South India for Chauth, leading to unsettled political situation. F death of Asaf Jah in Hyderabad. G death of Aurangzeb and loss of central authority. H dispute of succession in Karnataka and Hyderabad. Clear? These are the situations which gave the opportunity for English to expand their empire or territorial conquest. अब क्या हुआ था इंग्लैंड ने, लिख लिया आप लोगों ने? लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए। जस्ट 2 मिनट, जस्ट राइट डाउन। ऐसे नोट्स बनाइए आप लोग। लिख दो नोट्स लाइक दिस। ऐसे नोट्स बनाइए तो आपको बहुत आराम हो जाएगा। एक सेशन में जरूर लूंगा कि हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। वो सेशन आप बहुत हेल्प करेगा। चलिए, अब जो पुर्तगाल और डच था, इंग्लैंड ऑलरेडी एलिमिनेटेड। Portugal and Dutch by the end of 17th century. सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक इंग्लैंड ने पुर्तगाल को और डच को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। और 1744 से 1763 तक अब दो पावर रह गई थी, 1744 टू 1763, 20 ईयर्स तक। अब हमारे फ्रेंच इंग्लैंड स्ट्रगल, England and French was a continuous war for what? Trade, wealth, territory. Trade, it is all over trade, wealth,
tilted. इंग्लैंड ने बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी पुर्तगाल और डच को पूरी तरह से रिमूव कर दिया था, फिनिश कर दिया था। 1744 से 1763 तक 20 साल का वॉर चला इंग्लैंड और फ्रेंच के ऊपर फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रेड, वेल्थ एंड टेरिटरी। और ठीक है, सेवनटीन 40 से 48 के बीच ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था यूरोप में। इसमें इंग्लैंड और फ्रांस दोनों दो अपोजिट साइड में थे। और उसमें डुप्ले क्या था, पौंडीचेरी का गवर्नर हुआ करता था। तो जो ऑस्ट्रेलियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ 1740 से 48 के बीच में, ये यह एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो है वह इंडिया में भी आ गई। तो जो संघर्ष हुआ फर्स्ट में, तो पहला संघर्ष क्या हो गया कि जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन था जिसमें अपोजिट साइड में दोनों थे, और जब वॉर ब्रोक आउट हुआ तो फ्रेंच ने क्या किया, फ्रेंच सैक मद्रास, जो किसके पास था, जो इंग्लैंड के पास था। तो जो मद्रास का जो सेंट जॉर्ज था इंग्लैंड का, उसको फ्रांस ने सैक कर दिया। तो पहला ही जो वॉर हुआ, अब देखिए 3 सवाल आते हैं। 3 वॉर हुए हैं एंग्लो फ्रेंच के, 2 वॉर इंटरनेशनल इशू पे हुए हैं, 1 वॉर लोकल इशू पे हुआ है। तो द फर्स्ट वॉर ऑफ द कर्नाटिक ये हुआ है इंटरनेशनल इशू पे। तो जो पहला वॉर हुआ, इसमें जब सप्तवर्ती युद्ध शुरू हुआ, जब वॉर ब्रोक आउट हुआ वहां पे, तो यूरोप में तो ऑस्ट्रियन सक्सेशन को लेके तो फ्रेंच ने सैक किया सेंट जॉर्ज को और वहां पे कब्जा कर लिया। और ये पहला वॉर था। इसमें फिर क्या हुआ, जो मुगल एम्पायर के डाउनफॉल के बाद जो दक्कन इंडिपेंडेंट हुआ था अंडर निजामुल मुल्क, और जो कर्नाटिक रीजन था कि फॉर्म पार्ट ऑफ द निजाम डोमिनियन, जो रूलर ऑफ कर्नाटिक था, जो कर्नाटिक का रूलर था, अब जो कर्नाटिक का रूलर था, कर्नाटिक एक्सेप्टेड सुजर्निटी ऑफ निजाम। जब मुगल एम्पायर फिनिश हुआ साउथ इंडिया से, उस समय जो कर्नाटिक रीजन था वह निजाम के डोमिनियन में आ गया, और निजाम और जो रूलर ऑफ कर्नाटिक था इसने निजाम की सुजर्निटी को एक्सेप्ट की थी। 1740 में जो ऑस्ट्रियल वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट हुआ यूरोप में, तो जो वॉर था इंग्लैंड और फ्रांस का, जो दोनों अपोजिट कैंप पे थे, वो इंडिया में भी कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। फ्रेंच गवर्नर जो पौंडीचेरी था, डुप्ले था, उसने अटैक किया इंग्लिश को इन 1746। 1746 में इंग्लैंड का जो इस्टेब्लिशमेंट था मद्रास में, उस पर अटैक कर दिया और फर्स्ट कर्नाटिक वॉर शुरू हो गया। Here, first Carnatic war has started. इंग्लिश ने क्या किया, sought help from the नवाब ऑफ कर्नाटिक अनरुद्दीन। अब जब ये स्टार्ट हुआ तो इंग्लिश है sought help, इंग्लिश sought help
फ्रॉम नवाब ऑफ कर्नाटिक अनवरुद्दीन। थोड़ा ये क्या है, किताबों में बहुत साफ लिखा नहीं, कई बार हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, हम थोड़ा स्ट्रीम लाइन कर रहे हैं। तो उन्होंने इंग्लिश से शॉर्ट किया है नवाब का अनवरुद्दीन से, लेकिन फ्रेंच ने क्या किया? अब फ्रेंच ने जो राइवल गैंग था कर्नाटक का, ठीक है, अंग्रेजों ने मदद मांगी जो नवाब था कर्नाटक का अनवरुद्दीन से, लेकिन फ्रेंच ने एक ट्रीटी बनाई जो राइवल कैंप था चंदा साहब से। अब द इंग्लिश आर्मी क्रस्ट डिफीट ऑन द फ्रेंच इन द बैटल ऑफ अडयार। बैटल ऑफ अडयार में, बैटल ऑफ अडयार, तो फर्स्ट कर्नाटिक वार का जो लड़ाई हुआ कहां हुआ? बैटल ऑफ अडयार। तो बैटल ऑफ जो अडयार हुआ उसमें जो इंग्लिश आर्मी क्रस्ट डिफीट ऑन द फ्रेंच बैटल अडयार मद्रास में, उस समय हो गई ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल। फिर क्या हुई? ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल हो गई। उस ट्रीटी के द्वारा ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हो गया, और फर्स्ट इसके द्वारा ट्रीटी हो गई, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपेल। इससे क्या हुआ? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन फिनिश्ड एंड फर्स्ट कर्नाटिक वॉर एंडेड। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन आप चैट में लिखिए, मैं जरूर आंसर करूंगा। लेकिन उससे हुआ क्या? तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन को लेके जो यूरोप में संघर्ष हुआ, वेयर इंग्लैंड एंड फ्रांस वर द अपोजिट कैंप, दिस अपोजिट कैंप, this opposite camp rivalry continued in India. It continued in India. ट्रीटी हो गई, खत्म हुआ, लेकिन मेंटलिटी में यह कंटिन्यू करती रही। और इसके कारण सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ। जो विदेशी समस्या थी वहां कई फॉर थी। सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुआ 49 और 54, 1749 एंड 17। अब इसमें क्या हुआ? तो निजाम थे, निजाम आसफ जाह के मृत्यु के बाद उनकी सत्ता के दो दावेदार हो गए, उनका बेटा और उनका ग्रैंडसन। उनके बेटे और उनके ग्रैंडसन दो सत्ता के दावेदार हो गए। तो जो फ्रांस था, फ्रांस ने निजाम ऑफ हैदराबाद में जो जो थ्रोन था उन्होंने लिया मुजफ्फर जंग का साइड, मुजफ्फर जंग। फ्रांस वाज ए मुजफ्फर जंग फॉर निजाम, जो निजाम बनना चाहता था हैदराबाद के लिए। और कर्नाटक में जो आर्काट था वहां पर थ्रोन चाहते थे चांदा साहब। तो फ्रांस ने ट्रीटी की किस साथ? फ्रांस प्लस मुजफ्फर जंग प्लस चांदा साहब, इन तीनों की आपस में ट्रीटी हो गई। अब ये जो ट्रीट थी, ये जो तीनों थे, इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया और
अनवरुद्दीन को हरा दिया। ये तीनों शक्तियां एक साथ हो गई और अनवरुद्दीन को उन्होंने हरा दिया बैटल ऑफ अंबूर में। बैटल ऑफ अंबूर। सेवनटीन 1749 में बैटल ऑफ अंबूर में हरा दिया। तो चंदा साहब, फ्रांस और मुजफ्फर जंग, ये तीनों एक साइड हो गए। उन्होंने नवाब अमरुद्दीन को हरा दिया बैटल ऑफ अंबूर में। हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग थे, तो मुजफ्फर जंग का साथ दिया फ्रांस ने। और 1749 में जो बैटल ऑफ अंबूर हुआ उसमें अनवरुद्दीन मारा गया। कर्नाटक क्या हो गया? कर्नाटक आ गया अंदर। कर्नाटक के अंडर चंदा साहब। जो चंदा साहब थे उनके अंदर में कर्नाटक आ गया। और चंदा साहब ने फ्रांस को दिया 80 विलेजेस नियर पौंडीचेरी। इस वॉर के बाद पौंडीचेरी के पास के जो 80 विलेज थे कर्नाटक ने दे दिया फ्रांस को। अब हैदराबाद देखिए। हैदराबाद में अगेन फ्रांसीसी सक्सीजन, और उन्होंने नासिर जंग को मारकर मुजफ्फर जंग को शासक बना दिया। कर्नाटक से उन्होंने क्या लिया था? 80 विलेजेस नियर पौंडीचेरी। अब इनसे क्या लिया? हैदराबाद से ए टेरिटरी नियर पौंडीचेरी। टेरिटरी नियर पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के पास में मारा गया। उनसे क्या लिया? देखिए, इसको याद रखिएगा, दोनों डिफरेंस है। चांदा साहब से ले रहे हैं 80 विलेजेस नियर पौंडीचेरी, और इनसे क्या लिया? ए टेरिटरी नियर पौंडीचेरी। फेमस टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम। फेमस टाउन ऑफ मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम में बड़ा फेमस टाउन है। हम लोगों ने पढ़ा है किस किस तरह के वहां पे सेटलमेंट थे। वहां पे इंग्लिश भी गए, वहां पे फ्रेंच भी गए। तीसरा, 5 लाख रुपीज टू द कंपनी। 5 लाख टू कंपनी। कंपनी को 5 लाख रुपए दिए गए। और जो 5 लाख जो ट्रूप साथ में लड़े थे, 5 लाख टू ट्रूप्स, जो ट्रूप्स थे, जो सैनिक लड़े थे, उनको 5 लाख दिया गया। डुप्लेक्स 2 लाख रुपीज। डुप्ले को उन्होंने 2 लाख रुपया दिया। और एक जागीर भी दी डुप्ले को। एक जागीर वर्थ 1 लाख रुपीज। एक जागीर भी थी जो 1 लाख की थी। मेड ऑनरेडी गवर्नर। और डुप्ले को क्या बनाया? डुप्ले मेड ए ऑनरेडी गवर्नर। डुप्ले को एक ऑनरेरी गवर्नर बनाया गया। जो एरिया था ईस्ट कोस्ट में, कृष्णा टू कन्याकुमारी। कृष्णा टू कन्याकुमारी। तो ईस्ट कोस्ट का एक एरिया था, कृष्णा टू कन्याकुमारी, उसका डुप्ले को ऑनरेरी गवर्नर बनाया गया। सी द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकेंड कर्नाटिक वार। इसको आप याद करिएगा।
Second Carnatic War was for the internal struggle. It has no relation with the international issue. Clear? अब क्या हुआ कि इन्होंने मुजफ्फर जंग को शासक बना दिया था। अब एक्सीडेंटली मुजफ्फर जंग की डेथ हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसके बेटे सलाबत जंग को शासक बना दिया। एक्सीडेंटली मुजफ्फर जंग की डेथ हो गई तो उसके बेटे सलाबत जंग को बना दिया। अब इसने क्या, इससे लिया उन्होंने नॉर्दर्न सरकार। सलाबत जंग से उन्होंने लिया नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। सलाबत जंग से उन्होंने लिया नॉर्दर्न सरकार। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे, मुस्तफानगर, एल्लोर, राजमुंद्री, सीतापुर। इनमें 4 डिस्ट्रिक्ट थे, मुस्तफानगर, राजमुंद्री, चिकाकोर, मुस्तफानगर, राजमुंद्री, चिकाकोर और एल्लोर। क्लियर? राजमुंद्री, मुस्तफानगर, राजमुंद्री, चिकाकोर, एल्लोर। तो क्या लिया उन्होंने, मुजफ्फर। अब सवाल क्या हो गया, सवाल शायद आया हुआ है कि नॉर्दर्न सरकार किससे लिया उन्होंने। वो सवाल आसान था। वो सवाल जो था कर्नाटक हैदराबाद था। मैं इसको आउट ऑफ कर देता हूं, हैदराबाद में चेंज कर देता हूं फ्रॉम मुजफ्फरनगर। दो 24 सरकार किससे लिया, मुजफ्फरनगर, मुजफ्फर जंग, सलाबत जंग, चांदा साहब, अनरुद्दीन। क्लियर? अब ये था फ्रेंच, and now it is the English turn. Now what England has did, now English turn in the Anglo-French rivalry. जो फ्रेंच, जो क्या था उस समय, इन्होंने फ्रेंच का, ये सवाल शायद लास्ट ईयर आया था कि तृष्णापल्ली पे इनका घेरा चल रहा था, डिसीज्ड। तृष्णापल्ली पर फ्रांसीसियों ने घेरा हुआ था। अब क्लाइव ने बोला अटैक ऑन अर्काट। अगर हम अगर अर्काट पे अटैक कर देंगे तो त्रिशुरापल्ली का घेरा हटाने के लिए फ्रांसीसी मजबूर होंगे। अर्काट क्या थी, कैपिटल ऑफ कर्नाटक। उसमें कर्नाटक को कर्नाटिक लिखते थे, आप किताबों को देखेंगे यही लिखा हुआ है। इन्होंने अटैक कर दिया और सिर्फ 300 सोल्जर से, ओनली 300 सोल्जर, 300। हमने इस चीज को अपने बचपन की किताबों में पढ़ा हुआ है। 300 सोल्जर से उन्होंने अर्काट पर कब्जा कर लिया और चंदा साहब की डेथ हो गई। चंदा साहब किल्ड। और त्रिशुरापल्ली से घेरा हटाने को वो मजबूर हो गए। और फिर इसके बाद फ्रेंच लगातार हारते रहे इंग्लैंड से। अब इंग्लैंड जो है पावर पी पर आ रही थी, चंदा साहब को मार दिया गया और इंग्लैंड लगातार हारते रहे। उसी समय डुप्ले को रिकॉल कर लिया गया। डुप्ले को फ्रेंच गवर्नमेंट ने रिकॉल कर लिया। अब डुप्ले रिकॉल क्यों हुए, व्हाई डू डुप्ले रिकॉल? डुप्ले को रिकॉल करने का कारण क्या था? पहली बात क्या थी, बहुत हैवी वॉर एक्सपेंसेस थी। जो फ्रांसीसी, जो फ्रेंच इंडिया में स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत हैवी वॉर एक्सपेंसेस थे। उस समय अमेरिकन कॉलोनी में संघर्ष चल रहा था, फियरिंग लॉस इन अमेरिकन कॉलोनीज। तो ये इनको लगा कि हम एक साथ कई जगह संघर्ष करेंगे तो हमको नुकसान हो, तो अमेरिकन कॉलोनी को लॉस का डर लग रहा था।
तीसरी बात क्या थी, जो निगोशिएशन चले उसमें इंग्लैंड की कंडीशन थी, टू रिकॉल डुप्ले। These are the three reasons why Dupleix has been caught. Now see the third Carnatic War. थर्ड कर्नाटिक वॉर। अब जैसे पहली बार सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ था, इस 7 ईयर वॉर्स हो गया, 1756 टू 1763, 7 ईयर वॉर हो गए। सप्तवर्षीय युद्ध हो गया इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, और यह सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ वह थर्ड कर्नाटिक वॉर में कन्वर्ट हो गया। दिस वॉज द रीजन फॉर द थर्ड कर्नाटिक वॉर। इस वॉर में आयरकूट ने लैली को, आयरकूट जो ब्रिटिश सेनानायक थे, आयरकूट, उन्होंने लैली को डिफीट किया 1760 में वांडी वाश के युद्ध में। ये वॉर भी अक्सर पूछा जाता है बिकॉज इट इज ए वेरी डिसिसिव बैटल। 1760 में आयरकूट ने लैली को डिफीट किया वांडी वॉर के युद्ध में और पौंडीचेरी कैप्चर कर लिया। सेवनटीन 1763 में 7 ईयर वॉर एंड हो गया। 1763 7 years war ended और ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। दोनों ट्रीटी याद रखिएगा, फर्स्ट के बाद कौन सी ट्रीटी थी, इसके बाद कौन सी, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई। और फ्रांस एग्री किया टू कन्फाइन, एंड फ्रांस एग्री टू कन्फाइन पौंडीचेरी, करिकल, माहे। फ्रांस एग्री कर गया कि पौंडीचेरी, करिकल, माहे, यमन, यहां पर ही वह रहेगा। फ्रांस एग्रीमेंट कर गया कि वहीं तक कन्फाइन रहेगा और वह इंग्लैंड के प्रोडक्शन रहेगा। लास्ट पार्ट, वाई फ्रांस फेल्ड। फ्रांस फेल किया क्यों, वाई फ्रांस फेल्ड? पहली बात, जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड की जो कॉमर्शियल और नेवल सुप्रीमेसी थी, कॉमर्शियल एंड नेवल सुप्रीमेसी, कॉमर्शियल एंड नेवल सुप्रीमेसी ऑफ इंग्लैंड, यह बड़ा इंपॉर्टेंट था। दूसरा, लैक ऑफ सपोर्ट ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। फ्रेंच गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। आपने भी अभी देखा ही कि कैसे इंग्लैंड के कंडीशन पे उन्होंने डुप्ले को वापस कर लिया। अब इंग्लैंड के पास 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट थे। इंग्लैंड के पास था कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, 3, बट फ्रांस हैज ओनली पांडिचेरी। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए पोर्ट की, तो इंग्लैंड बहुत ज्यादा आगे था। जो फ्रेंच गवर्नर जनरल्स थे, जो फ्रेंच गवर्नर, जो फ्रेंच जनरल्स थे, इनमें डिस्प्यूट रहता था, इनकी ओपिनियन एक होती नहीं थी, ये कभी भी एक बात पर एक मत हो ही नहीं पाते थे। अब फ्रांस के पास ओनली दक्कन में सपोर्ट था। फ्रांस हैज सपोर्ट ओनली इन दक्कन। इंग्लैंड हैज मोर, एंड बंगाल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जहां पर
इंग्लैंड का पूरा कब्जा था। जो इंग्लिश विक्ट्री थी यूरोप में, इंग्लिश विक्ट्री इन यूरोप डिसाइडेड फेट ऑफ फ्रांस इन इंडिया। आपने देखा दो ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ एस-ला-चैपेल एंड ट्रीटी ऑफ पेरिस। दोनों ने फ्रांस के पूरे फ्यूचर को इंडिया में डिसाइड कर दिया। नाउ वी हैव डन ए वेरी बिग जॉब, द एंग्लो फ्रांच स्ट्रगल। बड़ी कोशिश से हम लोग क्लास करते हैं, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताइए, मैं बार बार कहता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। बहुत लोगों को इस टीचिंग के बारे में पता नहीं है, क्योंकि अपने पास कोई एडवर्टीजमेंट का साधन नहीं है, एडवर्टीजमेंट का पैसा नहीं है। जितनी कॉमर्शियल कोचिंग्स हैं उनके एडवर्टीजमेंट बड़े स्ट्रांग होते हैं, ह्यूज मनी दे स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट। हम लोग एडवर्टीजमेंट न कर सकते हैं न करते हैं, बट वी बिलीव इन द क्वालिटी टीचिंग। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतावें, लोगों से शेयर करें, लाइक करें। आप लोग कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट से कई बार लोग पढ़कर लेक्चर को देखते हैं। अब लोग ज्यादा लेक्चर में फायदा क्या है कि इतनी मेहनत से जो चीजें बनाई जा रही है, जो लाया जा रहा है, उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा एस्पायरेंट को मिले। ये वेंचर स्टार्ट ही इसलिए हुआ है कि एस्पायरेंट को फायदा मिले, लोगों को कॉमर्शियल एक्टिविटीज से मुक्ति मिले। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोग बतावें, रेगुलर क्लास करें, नोट्स बनावें। टेक केयर, विल सी यू अगेन, थैंक यू।